तो दोस्तों लास्ट एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, जिसमें हमने देखा था कि ली मुआंग की जान जाने वाली थी, लेकिन वांग ने यहाँ पर हेवन के खिलाफ फाइट शुरू कर दी थी। वो हेवन से लड़ते हुए ली मुआंग को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी साथ साथ वहाँ पर उसकी ओरिजिनल बॉडी भी आ चुकी थी, जो दोनों हेवन से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दोनों हेवन के सामने उतने कारगर नहीं साबित हो रहे थे, तब दोनों ने अपनी बॉडी को मर्ज कर लिया था। इस वजह से वहाँ पर वांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके बाद उसने यहाँ पर ली मुआंग की सोल को बचा लिया था। उसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसकी सोल बच गई होती है और उसकी सोल को बचाने के बाद वो एक महिला के अंदर उसकी सोल को डाल देता है और दोबारा से वो हेवन के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं, जो दोनों बॉडी मर्ज हुई थी। वो अभी भी यहाँ पर हेवन के साथ फाइट कर रही होती है। वांग ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो अटैक यहाँ पर आया था उसको काफी हद तक के तोड़ दिया था। उस अटैक के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं और एक ही सेकंड के अंदर वो अटैक चकनाचूर हो चुका था। जैसे वो अटैक खत्म हुआ था, वांग वहां से उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसने अपनी बहुत ज्यादा पावर का पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, उसने अपनी जीत जान लगा दी, पर हेवन को उसने हरा दिया। इस वजह से उसको एक सुकून होता है। वो उसी तरफ देख रहा था जिस घर के अंदर वो महिला अभी प्रेग्नेंट है। वांग उसको देखकर कह रहा होता है कि ली मुआंग, मेरा इंतजार करना, मैं दोबारा आऊंगा जिस दिन तुम पैदा हो जाओगी और इस दुनिया में अपना पहला कदम रखोगी। इसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी को अलग करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ये होता है, दोनों बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ पर अलग हो चुके थे। दोनों की हालत खराब थी, तो खुद को रिकवर करने के लिए ओरिजिनल बॉडी जो होती है वो वहां से जमीन के नीचे चली जाती है, ताकि वहां जाने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रख सके। उसी तरह से वांग की जो क्लोन बॉडी थी वो किसी और जगह जा चुकी थी। वहां जाने के बाद वो अपना कल्टीवेशन कर रही होती है ताकि वो खुद को भी रिकवर कर पाए। दोनों जितनी अपनी पावर को खत्म किए थे वो पूरा रिकवर करने में लग जाते हैं। कल्टीवेशन करते हुए महीने के महीने निकल चुके थे। कई महीनों तक के वांग वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। पूरे 6 महीने होने के बाद वांग यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि उसको किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी थी और ये बच्चे की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी बच्चे की होगी जिसके अंदर ली मुआंग की सोल है। वहीं वो आदमी जो कि उस महिला का पति है, वो इंतजार कर रहा होता है कि मेरी पत्नी को कब बेबी आएगा। तब एक बुढ़िया वहां पर आकर कहती है कि आपको कांग्रेचुलेशन, आपकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है जो कि बहुत प्यारी है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन जो बच्ची है ना वो थोड़ी सी ज्यादा कमजोर है, तो आप जरा उसका अच्छे से ख्याल रखना। थोड़ा ख्याल रखोगे ना तो बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। वो बंदा तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि आज तो मैं बाप बन गया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर ये बंदा तो खुश था, तो वहीं वांग जो होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके चेहरे पे भी एक अच्छी सी स्माइल थी। इसके बाद जब रात को सभी सो जाते हैं तो वांग खुद को हल्का सा इनविजिबल बना लेता है ताकि उसको कोई देख ना पाए, और इनविजिबल बनाने के बाद वो उसी बच्ची के पास आ चुका था ताकि एक झलक उस बच्ची की पा सके। उस बच्ची का नाम जाओरू रखा गया होता है और उस बच्ची के अंदर ली मुआंग की सोल बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मौजूद थी। वो सोल बिल्कुल तंदुरुस्त होती है बिना किसी भी डैमेज के। तो ये देखकर वांग को बहुत अच्छा महसूस होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग कहता है कि मेरे ख्याल से ना करीब करीब 18 से 19 साल लग जाएंगे ली मुआंग को अपनी सोल को जगाने के लिए। ये जाओरू जब 18-19 साल की हो जाएगी ना, तब उसको पता चलेगा कि इसके अंदर किसकी सोल मौजूद है। लेकिन जिस दिन ये होगा ना, उस दिन वापस से हेवन उठ कर आएगा ताकि वो ली मुआंग को वापस मार सके। लेकिन मुझे तैयारी करके रखनी होगी ताकि उस बार भी जब हेवन आए ना तो मैं उसको उसी तरह से भगा दूं जैसा कि इस बार मैंने उसको भगा दिया। ली मुआंग, मुझ पे भरोसा रखना, मैं तुम्हें हर खतरों से बचाऊंगा। इसके बाद हम करीब 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की और बाकी सारे एल्डर वगैरह थे, क्योंकि उस लड़की ने सभी को मना लिया था ताकि वो लोग अब इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जा सके। जैसे कि उसने वांग को ऑफर दिया था, वांग ने ठुकरा दिया, लेकिन यहाँ पर बाकी एल्डर उसके ऑफर पे मान चुके थे। तो वो लड़की उन सभी को इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का लोकेशन बता रही होती कि कैसे वहां पर जाया जा सकता है। उन्हीं लोगों में सीपिंग और वो एल्डर भी शामिल था जो कि वांग को ऑक्शन हाउस के अंदर मिला था। वो एल्डर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए ना करीब 100 साल हो चुके हैं। इन 100 साल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं इस जगह की जो बदल चुकी है। मैं बहुत पहले भी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जा चुका हूँ, ये मेरा दूसरा सफर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सफर इतना इजी होगा। ये वाला सफर पिछली बार से भी ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी उनको वहां पर एक जोरदार हलचल महसूस होती है, क्योंकि सामने से कोई बंदा यहाँ पर आ रहा था। वो बंदा बड़े ही गुस्से में और पूरे एटीट्यूड के साथ पहुंच रहा होता है, जिसके पीछे पावरफुल ड्रैगन्स भी मौजूद थे। वो बहुत ही खतरनाक एंट्री मारने के बाद यहाँ पर आया हुआ था, और ये बंदा आया था सुजाकु सेक्ट से, जहाँ की रेड बटरफ्लाई है। वो बंदा वहां पर आने के बाद जावी
का जो पगोड़ा था जिसके अंदर वांग बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है, वहां पर आकर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर एक फाइट का ऑर्डर लेकर आया हूँ। 3 महीने बाद तुम्हें रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट करनी है टेम्पल ऑफ हेवन के अंदर। ये ऑर्डर मुझे सुजाकू सेक्ट ने भेजा है लेकर तुम्हारे लिए, तो तुम इस ऑर्डर को टकरा नहीं सकते। जो सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है, वो अंदर से ऐसा ही अटैक करता है कि पूरी जगह वहां पर हिल चुकी थी। अंदर से वांग एकदम ठंडी आवाज में कहता है कि जा यहाँ से रिटर्न चले जा और सुजाकू वालों से कह देना कि फाइट करनी है तो 10 साल बाद आऊंगा, उससे पहले मैं फाइट करने के लिए नहीं आने वाला। उस बंदे की फटकर हाथ में आ चुकी थी तो डर के मारे वहां से तुरंत ही भाग जाता है ताकि वांग की कहीं भी बात वो सुजाकू सेक्ट वालों को बता सके। दूर खड़े सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि क्या इसके अंदर शेंगन्यू मौजूद है। शेंगन्यू तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। ये सुजाकू सेक्ट वाले भी उसकी आवाज सुनकर यहाँ से देखो कैसे दुम दबाकर भाग चुके हैं। शेंगन्यू तो बहुत कमाल का है। तभी अंदर से वांग उनको आवाज लगाते हुए कहते हैं कि मेरे पुराने दोस्तों दूर क्यों खड़े हो, आओ मेरे पास, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग हैरान और खुश हो जाते कि अरे वाह, शेंगन्यू हमें खुद अंदर बुला रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सारे के सारे लोग उसी पगोड़ा की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वांग आराम से बैठकर चाय पी रहा था और उनके आने का इंतजार कर रहा था ताकि सब लोग आपस में बैठकर बातें वगैरह कर सके। जैसे ही वो लोग वांग को देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। क्या इसका मतलब हमारा शेंगन्यू वांग ही है, वो शेंगन्यू जिसके बारे में हमने इतना कुछ सुनकर रखा था, जिसने रेड बटरफ्लाई की हालत खराब कर दी, वो तो हमारा वांग ही निकला। ये तो बहुत ही कमाल की और काफी जबरदस्त बात है, हमने तो ये सोचा तक नहीं था। सभी लोग वहां पर आने के बाद वांग से कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें शेंगन्यू कहूँ या वांग कहूँ। वांग कहना तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमने तुम्हें वांग के नाम से ही पहचाना है। वांग कहता है कि आखिर नाम में क्या रखा हुआ, जो नाम आपको अच्छा लगता है आप वो नाम से मुझे पुकार सकते हैं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। वो जो लड़की थी वो वांग से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था कि आप ही शेंगन्यू और आप ही वांग हो। शायद उस टाइम मैंने आपसे थोड़ा रूडली बात कर ली थी तो आपको बुरा लगा होगा, इसके लिए आप मुझे माफ कर देना। वांग कहता है कि वो सारी बातें छोड़ो, मुझे यहाँ पर तुम लोगों को एक साथ देख कर ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड जा रहे हो। क्या सच कह रहा हूँ मैं? ताकि तुम्हारे फादर से जुड़ी हुई चीजों को हासिल किया जा सके। तो एल्डर कहता है कि हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो वांग, तुम हम वहाँ पर जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। ये सफर थोड़ा मुश्किल होगा, तुम साथ में रहोगे तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी। वांग कहता है कि जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा वहाँ जाकर क्या फायदा होगा, मुझे क्या ही कमाल की चीज मिलेगी वहाँ पर जाकर जो मेरे काम आ सकती है। तो वो लड़की कहती है कि वहाँ पर ना समसारा नाम का एक ट्री है, वो इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ है कि कोई भी कल्टीवेटर वहाँ जाकर जब अपनी कल्टीवेशन करता है ना तो उसकी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ जाती है। लोग मरते हैं वहाँ पर जाने के लिए। मेरे पास उस ट्री तक के जाने का लोकेशन भी है। वहाँ कहता है हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज के बंदों को मदद करे, लेकिन मुझे तो उसके आगे ब्रेक थ्रू करना है। वैसे मुझे नहीं लगता कि बाकियों का भी वही इरादा होगा ताकि वो लोग जाकर पेड़ के नीचे बैठकर कल्टीवेशन करे। सबका इरादा अलग अलग हो सकता है। तो वो एल्डर कहता है कि बिल्कुल वांग, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं वहाँ पर सिर्फ उस ट्री के लिए नहीं जा रहा बल्कि उस ट्री के ऊपर जो फ्रूट लगते हैं उनके लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि उन फ्रूट को रीइंकार्नेशन फ्रूट कहा जाता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को होल्ड करके रखते हैं। एक फ्रूट इंसान को कहां से कहां तक के पहुंचा सकता है। फ्रूट को लेने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के इस स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 30% तक के बढ़ जाते हैं। अगर इस सफर में वांग मेरा साथ देता है ना तो मैं वादा करता हूँ कि अपनी भी जान लगाऊंगा ताकि फ्रूट को हासिल कर सके। उसके बाद हम दोनों आधे आधे फ्रूट बांट लेंगे। वांग कहता है कि वो फ्रूट इतना ही ज्यादा कमाल का है और बहुत कम मिलता है, तो तुम अकेले वहाँ पर जाकर फ्रूट क्यों नहीं ला सकते? तुम्हें इतनी ही ज्यादा मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? इतनी कमाल की चीज तो तुम मुझे ऐसे ही आधा नहीं बांटने वाले होगे, कुछ तो कुछ मतलब होगा तुम्हारा। तो एल्डर कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सच कह रहे हो क्योंकि वो जो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड जगह है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर इस तरह के कल्टीवेटर रहते हैं जिनकी कल्टीवेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन के बराबर है। हम उनकी कल्टीवेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते कि किस तरह की पावर रखते होंगे वो लोग। ऐसे लोगों से अकेले मैं तो नहीं फाइट कर सकता। जब तक कि मेरे पास आप जैसा कोई बंदा ना होना तब तक कि मैं वो फ्रूट ले ही नहीं सकता, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। सुजाकू सेक्ट वाले भी अकेले वहाँ पर जाने से डरते हैं, उनकी भी फट जाती है इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को सुनकर। तो नॉर्मल कल्टीवेटर का वहाँ जाना तो दूर की बात है, कुछ जा ही नहीं सकता वहाँ पर। मेरे ख्याल से इतनी चीज काफी होगी वांग को हमारे साथ ले जाने के लिए। तो बताइए वांग की तुम्हारा क्या फैसला है, तुम हमारे साथ चलना चाहोगे या नहीं चलना चाहोगे? लेकिन वांग कोई जवाब ही नहीं देता उन लोगों की बातों का। तो एल्डर कहता है कि ठीक है, अगर आप अभी जवाब नहीं दे रहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए क्योंकि हम करीब 3 से 4 घंटों बाद यहाँ से निकलेंगे। आपका इरादा बदलता है और आप हमारे साथ आना चाहते हैं ना तो बेशक आप आ सकते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे। अंधेरा होने से पहले आप नहीं आए तो हम चले जाएंगे। इतना कहने के बाद जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ से अपने आगे के सफर के लिए निकल चुके थे। सब के सब वहाँ से चले जाते हैं और वांग
अकेला वहाँ पर बैठकर सोच में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो कहता है कि जहाँ तक कि मेरे पास एंशिएंट गॉड की मेमोरी है ना, उससे पता चल रहा है कि अगर मैं वो रीइंकार्नेशन फ्रूट हासिल करूँ और उसको अपने बॉडी के ऊपर उसका जूस निकाल कर लगाने की कोशिश करूँ तो मेरे जितने भी मेरिडियन हैं वो हिडन हो जाएंगे और मेरे ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाएंगे। इससे होगा ये कि मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी जिसकी कोई हद नहीं होगी और मैं किसी भी नॉर्मल कल्टीवेशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से कर पाऊंगा। इसलिए मुझे वहां पर जाना चाहिए। ये सफर बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। तो वांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जरूर जाएगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।